हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू SRG स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SRG स्टडी में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी बोर्ड कक्षा 6 का विषय विज्ञान वार्षिक परीक्षा 2024 में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो उसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको 2.5 घंटे का समय मिलता है और 50 नंबर का पूर्णांक है। यहाँ पे नोट्स यहाँ पे दे रखा है, सभी प्रश्न हैं उसको करने अनिवार्य हैं। प्रश्न नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि सही विकल्प को लिखिए, यानी कि एक प्रश्न के 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे जिसमें से एक ही ऑप्शन सही होगा और सही विकल्प को छांट करके अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना होगा। देखते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न में पूछा जा रहा है कि टेलीविज़न के आविष्कारक हैं। ध्यान में रखेंगे, यहाँ पहला ऑप्शन दे रखा है वोल्टा, दूसरा ऑप्शन दे रखा है न्यूटन, तीसरा ऑप्शन है CB रमन, चौथा ऑप्शन है जॉन लेगी बेयर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा है, बिल्कुल सही है, जॉन लेगी बेयर्ड। CB रमन की बात करते हैं तो दोस्त ये भारतीय वैज्ञानिक थे। 1930 में इनको नोबेल प्राइज मिलता है रमन इफेक्ट के लिए। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2 में पूछा जा रहा है किसी द्रव को गर्म करने पर वह बदल जाता है। अगर हम किसी द्रव को गर्म करते हैं तो किस में बदलेगा? पहला ऑप्शन दे रखा है ठोस में, दूसरा ऑप्शन है गैस में, तीसरा ऑप्शन है जल वाष्प में, चौथा ऑप्शन है अपरिवर्तित रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा, गैस में। किसी द्रव को आप गर्म करेंगे तो धीरे से क्या हो जाएगा, वो गैस में परिवर्तित होने लगेगा। अगला प्रश्न है कि बालू और लोहे की छीलन को पृथक किया जा सकता है या किया जाता है। ध्यान में रखेंगे, पहला ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, उसको हम बीन करके अलग कर सकते हैं, चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा, फटक कर या चाल करके। तो जब भी कभी भी आपको लोहे और चुंबक की बात करता है तो चुंबक लोहे को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, इसलिए लोहे के जो कण होंगे वो हम चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा अलग कर सकते हैं बालू से। तो हमारा लोहा से अलग हो जाएगा, बालू अलग हो जाएगा। इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, चुंबकीय पृथक्करण विधि। प्रश्न नंबर 4 है भौतिक परिवर्तनों में डैश। चौथा पहला ऑप्शन है पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन होता है, दूसरा ऑप्शन है पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तीसरा है नया पदार्थ बन जाता है और चौथा ऑप्शन है कोई पदार्थ नहीं बनता है। तो ध्यान में रखेंगे, जब भी भौतिक परिवर्तन होता है तो उनके अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि आपको पता है भौतिक परिवर्तन की बात करते हैं तो हमारा जो द्रव होता है, द्रव को अगर हम ठोस में चेंज कर देंगे, जैसे बर्फ़ का पिघलना या पानी का जमना, ये सब हमारा क्या होता है, भौतिक परिवर्तन होते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे पानी का जो अणु होता है H2O होता है, जली होता है, वो बर्फ़ बन जाएगा तब भी ये जल रहेगा, यही सूत्र रहेगा। और चाहे उसको हम गैसीय अवस्था में पिघला दे तब भी यही इसी अवस्था में ही रहेगा। तो या मोम का पिघलना, मोम का जो पिघलेगा तो उसके अणु चेंज नहीं होंगे, इसलिए हम कह सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर खा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5वें की तरफ। 5वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ऊन प्राप्त नहीं होते हैं। आपसे पूछा जा रहा है ऊन हमें किससे नहीं प्राप्त होते हैं। पहला ऑप्शन है भेड़ से, दूसरा है ऊँट के बाल से, तीसरा है याक के बाल से और चौथा है लंगूर के बाल से। तो ध्यान में रखेंगे, ऊँट के बाल से हमें ऊन नहीं प्राप्त होते हैं, जबकि यहाँ पे भेड़ के बाल से, याक के और लंगूर के बाल से हमें ऊन प्राप्त होते हैं। प्रश्न नंबर 6 है मेरुदंड पाई जाती है केचुए में, जोंक में, तिलचट्टे में या मछली में। तो मेरुदंड की बात कर रहा है, यानी कि रीढ़ की हड्डी जिसमें पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? केचुए को पकड़ के देखेंगे तो उसमें कोई हड्डी नहीं पाई जाती। जोंक को भी पकड़ के देखेंगे, इसको लीच कहते हैं इंग्लिश में, ये भी इसमें भी नहीं पाई जाती। तिलचट्टा जो आपका काकरोच होता है, इसको इंग्लिश में काकरोच कहते हैं, हिंदी में तिलचट्टा कहते हैं। इसमें भी उसको आप पकड़ के या मार के देखेंगे, जब भी उसके शरीर में देखेंगे तो उसमें कोई हड्डी नहीं पाई जाती है रीढ़ वाली। लेकिन मछली को आप खाते होंगे, देखते होंगे, उसमें एक बीच में कांटे रहते हैं साइड से उसकी रीढ़ की हड्डी में, उसी को हम पूछते हैं, उसी को मेरुदंड कहते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, मछली में मेरुदंड पाया जाता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है मेढक रहता है। मेढक कहाँ पे रहता है? पहला ऑप्शन में दे रखा है कि स्थल पर, दूसरे ऑप्शन में जल में, तीसरा ऑप्शन है जल तथा स्थल दोनों में और चौथा ऑप्शन वायु में। तो आपने देखते होंगे मेढक पानी में भी रहता है,
मेढक आपको स्थल पे देखने को मिल जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, जल तथा स्थल दोनों में मेढक रहता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, श्रवणेंद्रिय है जो सुनने वाली कौन सी इंद्रिय होती है, आपको पता होना चाहिए। 5 आपकी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं जिसमें से सुनने वाले पूछा जा रहा है, तो आप नाक से क्या करते हैं, सूंघने का काम कर सकते हैं, आँख से देखने का काम करते हैं, जीभ से स्वाद लेने का काम करते हैं और कान से सुनते हैं। तो श्रवणेंद्रिय की बात करते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा कान। आप कान से सुनने का कार्य करेंगे। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है। तो व्यक्तिगत स्वच्छता का मतलब होता है अपने शरीर की स्वच्छता से संबंधित। पहला है इसमें प्रतिदिन स्नान करना, दूसरा है कूड़े का सही जगह निस्तारण, तीसरा है विद्यालय प्रांगण की सफाई और चौथा है वृक्षारोपण। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, व्यक्तिगत की बात किया है तो हम अपने शरीर से जब स्वच्छता का ध्यान रखेंगे तो उसमें क्या है, प्रतिदिन स्नान करना आ जाएगा। प्रश्न नंबर 10वां है बहुविकल्पी का और लास्ट प्रश्न है, द्रव का आयतन मापते हैं। द्रव का मापन किस में मापते हैं, किलोग्राम में, ग्राम में, लीटर में या वर्ग मीटर में। जब भी आप दूध लेते होंगे तो आप लीटर में लेते होंगे, यानी जो द्रव होते हैं उसको हम लीटर में मापते हैं। आप तेल लेने जाते होंगे तो भी लीटर मिलता है, ठीक है। 1 लीटर और 1 किलो में थोड़ा सा अंतर होता है, 1 लीटर आपका कम होता है, 1 किलो ज़्यादा होता है, तो इसलिए ध्यान रखना है जितने भी द्रव होते हैं उसको हम किस में, लीटर में मापते हैं। अगला प्रश्न है अति लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। यहाँ पे अति लघुत्तरीय प्रश्न दे रखे हैं, उसके उत्तर आपको एक शब्द में ही लिखने हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है, भोजन से हमें कार्य करने के लिए क्या मिलती है। तो भोजन अगर हम करते हैं तो कार्य करने के लिए हमको ऊर्जा मिलती है। अगला प्रश्न है कि लाजवंती पौधे किसके प्रति संवेदनशील होते हैं। तो ये छूने के प्रति, हम इसको स्पर्श करते हैं तो स्पर्श के प्रति ये संवेदनशील होते हैं, या छूने के प्रति या हम कह सकते हैं स्पर्श के प्रति। ध्यान रखेंगे, स्पर्श के प्रति ये संवेदनशील होते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट इसमें पूछा जा रहा है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग होता है रतौंधी। आपको रात में दिखाई नहीं देता है, इसी को रतौंधी रोग कहते हैं। ध्यान रखेंगे, रतौंधी रोग होता है। और विटामिन ए की कमी से ध्यान में रखेंगे, इसका विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। और विटामिन ए को अगर आपको कम करना है तो सबसे ज़्यादा आपको विटामिन ए किस पदार्थ में मिलता है, किस चीज़ में मिलता है, ध्यान में रखेंगे। तो गाजर आपको खाना है सबसे ज़्यादा, तो गाजर में सबसे अधिक विटामिन ए पाया जाता है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 में पूछा जा रहा है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो ध्यान में रखेंगे 206, इसमें से क्योंकि एक शब्द में इसका आंसर देने, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 206 हड्डियाँ। मछलियाँ प्रचलन किस संघ द्वारा करती हैं। तो उनके पंख होते हैं फिलहाल तो, लेकिन पंख क्या होते हैं, उपअंग के अंतर्गत आते हैं। लेकिन वो प्रचलन करने का काम किससे करती हैं, पूंछ से करती हैं। पूंछ से वो अपना आगे बढ़ती हैं, लेकिन कुछ सहायक अंग होते हैं जिसको उपअंग कहते हैं, तो उसके जो पंख छोटे छोटे होते हैं वो उससे करती हैं। इसलिए पूंछ के साथ आप उसके पंखों को भी लिख सकते हैं। नीले कूड़ेदान में किस प्रकार का कचरा फेंकना चाहिए। तो नीले कूड़ेदान में आपको ध्यान रखना है, हमेशा सूखा कचरा डालना चाहिए। और जो हरा कूड़ादान होता है उसको हम हरे कूड़ेदान में जो हम किसको डालते हैं, गीले कचरे को डालते हैं। तो गीला कचरा अगर आपको डालना है तो हरे में डालिए, और नीले कूड़ेदान में डालना है तो सूखा कचरा को डालिए। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, पटाखे में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। तो पटाखे की बात करते हैं तो इसमें रासायनिक ऊर्जा होती है, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा होती है। ध्यान में रखेंगे, जो हमारी ऊर्जा होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक रासायनिक ऊर्जा होती है, एक भौतिक परिवर्तन की बात करते हैं। एक तो रासायनिक परिवर्तन होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन। तो यहाँ पे ऊर्जा की बात करें, किस प्रकार की ऊर्जा है, रासायनिक है। लेकिन अगर पटाखा फूटता है तो उसमें आपको ध्वनि सुनने को मिलती है, उसी से आपको प्रकाश देखने को मिलता है, और उससे ही प्रकाश के अलावा आपको ताप देखने को मिलता है, यानी उष्मा देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से अगर पटाखा फूटने पर कौन कौन सी एनर्जी मिलेगी, तो प्रकाशीय एनर्जी हो जाएगी, ध्वनि एनर्जी हो जाएगी और तापीय एनर्जी हो जाएगी। अगला देखते हैं, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कुम्हार के चाक में कौन सी गति होती है। तो जब भी देखते हैं कुम्हार अपने चाक को घुमाता है, इसलिए उसमें कौन सी गति हो जाएगी, घूर्णन गति या घूर्णी गति हो जाएगी।
घूर्णन गति होती इसमें होती है, ठीक है, रोटेशनल मोशन होता है। अगला प्रश्न है सूर्य ग्रहण कब होता है? ध्यान में रखेंगे कब होता है, पूर्णिमा को या अमावस्या को। ये नहीं पूछा गया है कि ये आपसे पूछा गया है कि सूर्य के बीच में अगर चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण हो जाता है। सूर्य के बीच में क्या आ जाएगा, मून आ जाएगा, यानी चंद्रमा आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो सूर्य ग्रहण हो जाएगा। तो कौन सा आपसे पूछा गया है कि किसमें कंफर्म नहीं है सूर्य ग्रहण कब होता है, तो हमको लग रहा है कि कब होता है, तो यानी कि ये पूर्णिमा को होता होगा। अगला प्रश्न है कि विद्युत बल्ब के आविष्कारक का नाम है, तो ध्यान में रखेंगे विद्युत बल्ब के आविष्कारक कौन है, थॉमस एल्वा एडिसन। अब इसमें आपके आते हैं लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर, अधिकतम 35 शब्दों में लिखने होंगे। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा समझ करके, क्योंकि आज के बारे में आपको पता है। चिकित्सा के क्षेत्र में वर्तमान में क्या प्रगति हुई, तो बहुत ज़्यादा आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। आपने देखा है हर क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा आपको प्रगति देखने को मिली है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं अल्ट्रासाउंड के माध्यम से पेट के बारे में कोई भी जानकारी होती है, हमें ब्लड के माध्यम से, ब्लड टेस्टिंग के माध्यम से शरीर में कोई भी विकार आता है उसके बारे में हम जानकारी कर सकते हैं। बहुत सी मशीनें आ गई हैं जिसके माध्यम से पूरे शरीर की हम जांच मिनटों में कर करके देख सकते हैं। ये सब क्या है, चिकित्सा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन होने के कारण ही वो संभव हो पाया है। इसमें निदान की बात करते हैं तो निदान का मतलब होता है किसी चीज़ का हमें टेस्ट करना, और जब हम टेस्ट कर लेते हैं तो उस रोग के बारे में जब जानकारी लेते हैं तो उसका उपचार करते हैं, तो निदानात्मक परीक्षण भी इसी के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर, इसमें सेकंड में पूछा जा रहा है परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, सभी परिवर्तन के नाम लिखिए। तो परिवर्तन फिलहाल 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान में रखेंगे। एक तो आपका रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन, और दूसरा आपका होता है भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन की बात करते हैं तो इसमें एक नया पदार्थ बन जाता है, या उसका जैसे कि कोई चीज़ अगर जला देने पर वो दोबारा से उसको हम पुनः रिस्टोर नहीं कर सकते हो, तो रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। भौतिक परिवर्तन में आपका कोई परिवर्तन, उसके अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि मोम का पिघलना है, पानी का जमना होता है, या पानी का पिघलना होता है, बर्फ़ का पिघलना होता है, ये सब किसके अंतर्गत है, भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है भौतिक परिवर्तन में, जबकि रासायनिक परिवर्तन पे एक नया पदार्थ बन सकता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि भोजन एवं स्वास्थ्य में क्या संबंध है, संक्षेप में लिखिए। तो ये कभी इनके बीच में घनिष्ठ संबंध होता है। जैसे कि आपको पता है भोजन, अगर आप अच्छा संतुलित भोजन करते हैं तो आपका स्वास्थ्य सही रहता है। अगला प्रश्न है कि इसमें पूछा जा रहा है कि सामाजिक स्वच्छता किसे कहते हैं, उसका वर्णन संक्षेप में करना है आपको। तो जो हमारे आसपास के जैसे कूड़ों का निस्तारण करना, विद्यालय की सफाई करना, और समाज में यानी कि जो सोसाइटी है उसके अंतर्गत जितने भी कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो स्वच्छता संबंधित झाड़ू लगाना, ये सब किसके अंतर्गत आता है, ये सामाजिक स्वच्छता के अंतर्गत आता है। इसको आपको अपने माध्यम से अपने शब्दों में लिखिएगा। अगला प्रश्न है कि वर्तमान समय में संचार माध्यम के साधन क्या है। तो आप देखते हैं वर्तमान समय में संचार के माध्यम काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। जैसे कि आपको इंटरनेट की बात करते हैं, इंटरनेट के माध्यम से आप संचार कर सकते हैं, एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। उसी में SMS आ गया है, SMS के थ्रू कर सकते हैं आप लोग। व्हाट्सएप एक एप्लीकेशन के माध्यम से कर सकते हैं, टेलीग्राम है एप्लीकेशन है, और उसी प्रकार से आप देखते होंगे मोबाइल के थ्रू बात करके आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं। ईमेल आ गया है, ईमेल के माध्यम से भी आप एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं या एक दूसरे से बातें कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे अधिकतम 75 शब्दों में लिखने होते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न से पूछा गया ईंधन किसे कहते हैं, किन्हीं 5 प्रकार के ईंधन के नाम लिखिए। तो ईंधन क्या होते हैं, जो जलने पर हमें ऊष्मा प्रदान करते हैं, ऊष्मा तथा ताप प्रदान करते हैं, उसको हम ईंधन कहते हैं। या जो ऑक्सीजन के साथ वे पदार्थ कह सकते हैं, ये वे पदार्थ जो ऑक्सीजन के साथ जलते हैं और जल करके ऊष्मा प्रदान करते हैं, उसको हम ऊष्मा या ऊर्जा प्रदान करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ईंधन कहते हैं। ईंधन 5 प्रकार के इस प्रकार से कोई भी ईंधन, ठोस की बात करते हैं, ठोस में आपका आ जाएगा, ठोस ईंधन की बात करते हैं तो उसमें कोयला आ जाएगा, लकड़ी आ जाएगा, ठीक है। अगर हम द्रव ईंधन की बात करते हैं, द्रव फॉर्म में कौन कौन सा होता है, आपका पेट्रोल है, डीजल है, ठीक है। अब केरोसिन ऑयल हो जाएगा, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। अगर हम गैस की बात करते हैं तो गैस में CNG गैस है, LPG है, ये सब क्या है, आपकी ईंधन है।
तो इस प्रकार से 5 ईंधन के नाम लिख रहे थे। यहाँ पे आपको 6 ईंधन देखने को मिले। ठोस में देख लिया आपने, गैस में देख लिया, द्रव में देख लिया। इस प्रकार इसके बारे में आप लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा था पौधों के विभिन्न भागों के नाम लिखिए और उनके कार्य का वर्णन कीजिए। तो पौधों के विभिन्न भागों की बात करते हैं तो जैसे कि इसमें पता है आपको होती है, पौधों में तना होता है, जड़ होती है, ठीक है, पत्तियां होते हैं, फूल होते हैं, फल होते हैं, इनके बारे में आपको लिखना है। जड़ की महत्व के बारे में बता देते हैं। जड़ क्या करता है, खनिज पदार्थों का अवशोषण करता है। सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट है, खनिज जो पदार्थ होते हैं मिट्टी में पाए जाते हैं, खनिज पदार्थों का अवशोषण किसके माध्यम से होता है, जड़ के माध्यम से होता है। इसी में जल को ऊपर ले जाना, नीचे ले आना जाइलम की काम होता है, ठीक है, जाइलम इसमें पाया जाता है पेड़ पौधों में ही। और फ्लोएम की बात करते हैं, भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम कौन करता है, फ्लोएम करता है, फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम की बात यहाँ पे चल रही थी। आगे देखते हैं जड़ों का और क्या काम है। जड़ क्या करते हैं, पेड़ पौधों को मजबूती देते हैं और बांधे रखते हैं, हमने कि उसको एक सीधा खड़ा करने के लिए सहायक होते हैं। साथ ही साथ आपको मिट्टी को भी बांधे रखते हैं। जो जड़ें होती हैं पेड़ पौधों की, वो क्या करती है, मिट्टी को बांधे रखती है, यानी कि मृदा अपरदन को रोकती है, यानी मृदा वहाँ से कट के दूसरी जगह पे ना जाए, उसको कहते हैं मृदा अपरदन। तो मृदा अपरदन को रोकने का कार्य भी इसका जड़ों का होता है। इसी प्रकार से तने का बात हो जाएगा। तने से हमें इमारती लकड़ियाँ भी प्राप्त होती हैं। हम तने को काट करके अपने चौकी, तख्त, दरवाजे क्या क्या बना सकते हैं, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। पत्तियों की बात करते हैं तो पत्तियों तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि पत्तियाँ ही होती हैं जो पेड़ पौधों के भोजन के लिए सहायक होती हैं। तो जैसे कि वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना भोजन बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वो वायुमंडल से लेते हैं और जल यहाँ से उसके पेड़ जड़ों से मिल जाता है, और उस प्रकार से वो C6H12O6 जो कि ग्लूकोज होता है अपने लिए भोजन बना लेते हैं, और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं, जो कि उनके किसी कार्य नहीं होता है, लेकिन हमारे लिए प्राणवायु गैस होती है। इस बातों को ध्यान में रख करके आप इसको लिखेंगे। फल, पत्ती, फूल और इसके बाद उसके पेड़ हैं, तने हैं, जड़ हैं, इस सब के बारे में आप पेड़ पौधों के लिख सकते हैं। अब ये जो आपका पेपर था यहीं पे कंप्लीट होता। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।